ये पेज नंबर है 14 पेज नंबर। अनीता मैम पढ़ना चाहेंगे या और कोई पढ़ेंगे? प्लीज विनायक जी आप अपना वीडियो ऑफ कीजिए। जैसे मैम आप कहें। हाँ पढ़ेंगे आप, आपकी हिंदी इतनी बढ़िया है, पढ़िए। आसन के विभिन्न प्रभाव, प्राणायाम, मुद्रा, बंध एवं क्रिया। आसन का शाब्दिक अर्थ संस्कृत शब्दकोश के अनुसार आसन या नपुंसकलिंग, ये नपुंसकलिंग है। अस धातु ल्युट प्रत्यय, बैठना, बैठने का आधार, बैठने की विशेष प्रक्रिया या बैठ जाना इत्यादि। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में इस क्रिया का स्थान तृतीय है, जबकि गोरक्षनाथ आदि द्वारा परिवर्तित षडंग योग या 6 अंगों वाला योग में आसन का स्थान प्रथम है। चित्त की स्थिरता, शरीर एवं उसके अंगों की दृढ़ता एवं कायिक सुख के लिए इस क्रिया का विधान मिलता है। विभिन्न ग्रंथों में आसन के लक्षण ये दिए गए हैं: उच्च स्वास्थ्य की प्राप्ति, शरीर के अंगों की दृढ़ता, प्राणायाम आदि उत्तरवर्ती साधन क्रमों में सहायता, चित्त स्थिरता, शारीरिक एवं मानसिक सुखदायी आदि। पतंजलि में मन की स्थिरता और सुख के लक्षणों के रूप में माना है। और परमात्मा में मन लगाने से इसकी सिद्धि बतलाई गई है। इसके सिद्ध होने पर द्वंद्वों का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता, किंतु पतंजलि ने आसन के भेदों का उल्लेख नहीं किया। उन का उल्लेख जैसे पद्मासन है आदि क्रिया है। इन आसनों का वर्णन लगभग सभी भारतीय साधनात्मक साहित्य में मिलता है। आसन के विभिन्न प्रभाव। आसनों का सीधा प्रभाव शरीर की नस नाड़ियों के अतिरिक्त सूक्ष्म केशुरकाओं पर भी पड़ता है। आसनों के अभ्यास से प्रकंचन द्वारा शरीर के विकार हट जाते हैं। आकुंचन और आसन से शारीरिक संतुलन के साथ साथ भावनात्मक संतुलन की प्राप्ति होती है। प्राणायाम। प्राणायाम योग के 8 अंगों में से एक है। अष्टांग योग में 8 प्रक्रियाएं होती हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। प्राणायाम प्राण जमा आयाम। इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण या श्वसन को लंबा करना या फिर जीवनी शक्ति को लंबा करना। प्राणायाम का अर्थ कुछ हद तक तो श्वास को नियंत्रित करना हो सकता है, परंतु श्वास को कम करना नहीं होता। प्राण या श्वास का आयाम या विस्तार ही प्राणायाम कहलाता है। यह प्राण शक्ति का प्रवाह कर व्यक्ति को जीवन शक्ति प्रदान करता है। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है: चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थाणुत्ववाम प्रोति ततो वायुम निरोधयेत। अर्थात प्राणों के चलायमान होने पर भी चित्त भी चलायमान हो जाता है और प्राणों के निश्चल होने पर मन भी स्वतः निश्चल हो जाता है, योगी स्थाणु हो जाता है। अतः योगी को श्वासों का नियंत्रित करना चाहिए, श्वासों का नियंत्रण करना चाहिए। यह भी कहा गया है: यद वायुः स्थितो देहे तावत् जीवनम् उच्यते। मरणम तस्यम निष्क्रांति ततो वायु निरोधयेत। जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है। वायु का निष्क्रमण अर्थात निकलना ही मरण है। अतः वायु का निरोध करना चाहिए। रुकेंगे अनीता जी, यहाँ पे रुकेंगे। जो लोग कैमरा ऑन कर सकते वो सब कैमरा ऑन करके बैठे। चलिए अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हठ प्रदीपिका के बारे में, या ये बोले हठ योग के बारे में। हठ योग में आपकी 2 बुक्स इसमें कनेक्ट हैं। हठ प्रदीपिका रिटन बाय स्वामी स्वात्माराम जी और घेरन संहिता रिटन बाय महर्षि घेरन। जब अभी हमने लास्ट पढ़ा था अष्टांग योग में भी आसन है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन वहां आसन के प्रकार नहीं थे, टाइप्स ऑफ आसनास नहीं थे। लेकिन जब हमने हठ योग की बात की तो यहाँ क्या है, पर्टिकुलर आसन भी है और आसन के टाइप्स भी है, प्रकार भी है।
तो आसन के बारे में कहा क्या जा रहा है वो इसलिए हमने कहा सब कैमरा ऑन करके बैठो ताकि आपको एक प्रैक्टिकल पार्ट बताते हैं, नहीं तो पढ़ने का बहुत रिजल्ट नहीं मिलता है। कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि हमें कौन से आसन करने चाहिए अपनी नेचर के अकॉर्डिंग, अपनी प्रकृति के अनुसार? वो है कितने लोगों को ऐसा पता है कि हमें कौन सा आसन करना चाहिए? ऋषिका समझ आए हमने क्या बोला है? ठीक। कई बार क्या होता है कि जो लोग जैसा करा रहे थे क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सीखना होता है, तुमने सीख लिया, लेकिन डेली लाइफ में हमें वो नहीं करना है जो हम क्लास में सीखते हैं। जो क्लास में सीखते हैं उससे हमें एक चुनाव करना होता है कि कौन सी चीजें हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, सपोज करके कुछ छोटी छोटी सी बात बताते हैं। किसी व्यक्ति का बीपी हमेशा लो रहता है, ठीक है। अब क्लास में जब आपको का जो सिलेबस है उसमें क्या दिया हुआ है कि आपको पश्चिमोत्तानासन भी करना है, शशांकासन भी करना है, भुजंगासन भी करना है, धनुरासन भी करना है। ठीक, सिलेबस में तो सारी चीजें आपकी इंक्लूड है, लेकिन वो आपने सीख लिया, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पार्ट कवर होता है। लेकिन अपने लिए क्या चुनाव करना है कि यदि हमारा बीपी लो है तो बीपी लो का मतलब क्या होता है? व्यक्ति पहले ही डाउनफॉल कंडीशन में, ठीक है, डाउन कंडीशन में है, वीक फील कर रहा है। तो जो जब हम आगे झुकते हैं तो आगे झुकना क्या है? सरेंडर करना होता है। ठीक, तो जब हम किसी का बीपी लो है तो हमें आगे झुकने वाले आसन नहीं करने। ठीक, अब किसी का बीपी हाई है, ठीक, हाई होता है उसका, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या करना है? पीछे झुकने वाले आसन। क्योंकि ऐसे हम लोग जब योग पढ़ते हैं ना तो सब बड़ा इजी लगता है। लोगों को लगता है ना बस जरा सा एक महीने कुछ सीखते हैं तुरंत योग टीचर बन जाते हैं और खुद वो दवा ले रहे होते हैं। ये आपको बता दें, जब भी कुछ मौसम का कुछ फीवर आएगा, कुछ सीजनल आएगा, तुरंत दवा ले रहे होते हैं। खास ये मतलब आप इंटरनल लाइफ उनकी देखेंगे तो वो योग का लाइफ स्टाइल नहीं होता है। क्योंकि जब आप कुछ सही सीखते हैं तब आप जिस बात को सीख रहे हैं, यदि आप संजय मैम को बोले कि वो रेकी करते हैं और वो अपने लिए हर छोटी चीज में डॉक्टर के पास जा रहे हैं या वो अपसेट हो जा रहे हैं, तो ये क्या है? इसका मतलब रेकी इन्होंने नहीं सही सीखी। यदि ऐसा करते हैं तो ठीक है। कोई भी चीज, मान लो हम कहें कि हम योग के टीचर हैं, आपने हमसे योग की 10 बुक्स के नाम पूछे, हम नहीं बता पाए, आपको लगेगा हम योग के टीचर। आपने कोई हमसे हम आसन सिखा रहे हैं और हमें आसन की ना एनाटॉमी पता है, ना फिजियोलॉजी पता है, ना साइकोलॉजी पता है, ना फिलोसफी पता है, तो ये क्या है? एक पार्ट होता है कि हमने उसका फिजिकल लेवल पार्ट तो कवर कर लिया, बाकी चीजें हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये क्या है कि जब हम आसन करें तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सीखने के लिए हम सीख लें, लेकिन अपने लिए जो समझने का पार्ट है या अपने जीवन के लिए क्या उपयोगी है उसका हमें चुनाव करना होता है। तो कई बार टीचर्स बता देते हैं, कई बार टीचर्स नहीं बता पाते हैं उन चीजों को, तो हमारी इतनी समझ नहीं होती है। तो बस उस समझ के लिए हमने बताया कि सभी लोग जब भी आसन करें तो पहले अपनी प्रकृति को चेक करें। दूसरा क्या है, जो हमारे आसन होते हैं वो हमारी प्रकृति को बैलेंस कर देते हैं। मान लो किसी का बीपी है तो हमें बीपी लो है तो आगे झुकने वाले आसन नहीं करेंगे, हाई है तो पीछे झुकने वाले नहीं करेंगे। लेकिन अब वो कौन से आसन करेंगे जिससे हमारा बीपी हाई और लो के बीच में आ जाए? ठीक, सपोज करके हम लोग गोमुख आसन कर रहे हैं, ठीक, ये बैलेंसिंग क्वेश्चन है। वृक्षासन कर रहे हैं, खड़े होके भी किए जा सकते हैं, बैठ कर भी। सूर्य नमस्कार करते हैं तो क्या है, अगर हम नॉर्मल डायनेमिक पोस्चर में कर रहे होते हैं, सॉरी स्टैटिक पोस्चर में मतलब रिदम से कर रहे होते हैं, तो हमारा लो और हाई दोनों बीपी को मेंटेन करते हैं। लेकिन वो सारी कंडीशंस आपको देखनी है कि आपकी समस्या कैसी है, और दूसरा आपको एक सपोर्टिव पार्ट क्या है कि जब भी इस तरह की कंडीशन हो, बीपी हाई लो, ये सीवियर हो अगर ये प्रॉब्लम, तो फिर हम आसन की बजाय क्या करें? प्राणायाम करें।
एक तो पहले हमारी समझ सही हो, जिनको भी हाई बीपी है उनको 3 मंथ्स कंटिन्यूटी में शशांक आसन करवा दीजिए, कोई दवा की जरूरत नहीं दुनिया में, ऐसे ही वो ठीक हो। और उनका पेट साफ होना चाहिए, ठीक, पेट बिल्कुल साफ हो, मतलब सुबह के समय नीट एंड क्लीन हो बढ़िया, और फिर शशांक आसन करें, कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही हम जब प्राणायाम की बात करते हैं, मान लो कोई कम एज के लोग हैं या ज्यादा बड़े एज के लोग हैं, तो क्या करना है, फिर उन्हें हम प्राणायाम करवाएंगे। तो प्राणायाम में बैलेंस कौन सा प्राणायाम हमारा करता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये यदि आप 20 मिनट चेन सिस्टम में करते हैं तो गंभीर से गंभीर बीमारियों में भी नियंत्रण पाया जा सकता है, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर एक बैलेंस डेवलप होता है आपके लंग्स में, आपके दोनों ब्रेन के साइड में, तो धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिलीट होना या डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं। फिर हमने अपनी बात की, इसके बाद क्या है कि कई बार होता है किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है, उसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मिड बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, या पेट में अल्सर है, हर्निया की प्रॉब्लम है, इंसुलिन प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो रहा है। इन सब कंडीशंस में भी ध्यान रखना है कि कौन से आसन करें और कौन से नहीं करें, क्योंकि हमें आसन करने में जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारी बॉडी खुद एक नेचर के साथ काम कर रही है, तो उसको सपोर्ट देना है, ना कि उसको और प्रॉब्लम देनी है। ठीक, अब हम लोग देख रहे थे प्राणायाम। तो प्राणायाम में हमने बोला कि जो बैलेंस करना हो अपनी पूरी पर्सनैलिटी को, अपने बीपी को नॉर्मल करना हो, अपने माइंड के दोनों पार्ट को एक्टिव करना हो, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम इनिशियल स्टेज है। और यही अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय यदि हम ब्रेथ होल्ड करना सीख जाएं, तो जब ब्रेथ होल्ड करना सीख जाते हैं तो ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नाड़ी शोधन। जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय हम श्वास को होल्ड नहीं करते हैं तब तक वो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, और जब हम अंतः कुंभक लगाते हैं, इनसाइड होल्ड करते हैं श्वास को, तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नाड़ी शोधन। तो ये अपने आप में एक यूनिक प्राणायाम है जो कि सभी बीमारियों में को दूर करने में या नियंत्रित करने में सपोर्ट करता है। अब पढ़ेंगे आगे प्राणायाम के बारे में। पढ़ेंगे निकल। भस्त्रिका प्राणायाम। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठें। नाक से लंबी सांस फेफड़ों में ही भरें, फिर लंबी सांस फेफड़ों से ही छोड़ें। सांस लेते और छोड़ते समय एक सा दबाव बना रहे। हमें हमारी गलतियां सुधारनी है। एक तो हम पूरी सांस नहीं लेते और दूसरा हमारी सांस पेट में चली जाती है। देखिए, हमारे शरीर में 2 रास्ते हैं, एक नाक या श्वसन नलिका फेफड़े और दूसरा मुंह अन्न नलिका और पेट। जैसे फेफड़ों में हवा शुद्ध करने की प्रणाली है, वैसे पेट में नहीं है। उसी के कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और उसी के कारण हमारे शरीर में रोग जुड़ते हैं। लाभ: हमारा हृदय सशक्त बनाने के लिए है, हमारे फेफड़ों को सशक्त बनाने के लिए है, मस्तिष्क से संबंधित सभी व्याधियों को मिटाने के लिए भी यह लाभदायक है। पार्किंसन, पैरालिसिस और लूलापन इत्यादि स्नायुओं से संबंधित सभी व्याधियों को मिटाने के लिए है और भगवान से नाता जोड़ने के लिए है। भगवान से नाता जोड़ने के लिए क्योंकि इस समय हम लोग परेशान क्यों है, क्योंकि भगवान से नाता टूट गया है। ठीक, भगवान से नाता कब जुड़ता है, जब सफल हो जाते हैं तब जुड़ता है। जब तक सफल होते तब तक भगवान से नाता नहीं जुड़ता है। मैम तब भी नहीं जुड़ता, मैं असफल होने के बाद भी नहीं जुड़ पाता। सिर्फ वो तब तक रहता है जब तक अपना दोष या अपनी कमियां या ईश्वर की कमियां उसको बताने के लिए। अगर भगवान से उसमें भी नाता जुड़ जाता है ना, फिर उसको दोष वगैरह देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है मैम। ये बात सही है। ठीक है, तो मतलब जब असफल हो जाते तब इतना तो लगता है कि भगवान ने कुछ बुरा तो किया है हमारे साथ, तब तो नजर जाती है क्योंकि भगवान ये फ्री बैठे हैं हमारा बुरा करने के लिए। बाकी हम सब लोग तो 24/7 क्या है, सब अच्छा ही करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं,
पहले 3 चीजों को अपने सिलेबस में लिखेंगे। लंग्स का कार्य क्या है? ब्लड को प्यूरिफाई करना। ब्लड को शुद्ध करने का काम किसका है? लंग्स का है। फिर जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो हार्ट क्या करता है? उसे पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। तो हार्ट का काम क्या है? प्यूरिफाइड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना। फिर इसके बाद किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। 3 चीजें हैं। लंग्स का वर्क क्या है? ब्लड को प्यूरिफाई करना। हार्ट का वर्क है प्यूरिफाइड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना। और किडनी का वर्क है ब्लड को फिल्टर करना। और जो फिल्टर करने के बाद वेस्ट मटेरियल है उसे यूरिन के थ्रू पास आउट कर देना। क्योंकि ये 3 चीजें आपको पता होंगी तो योग थोड़ा सा कुछ समझ में आ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा हृदय सशक्त बनाने के लिए है। हृदय सशक्त कब बनता है? जब प्यूरिफाइड ब्लड की सप्लाई करता है और उसके अंदर, हृदय के अंदर भी सप्लाई हो, हार्ट में। फिर है हमारे फेफड़ों को सशक्त बनाने के लिए है। ये सब किसकी बात हो रही? प्राणायाम करने से क्या लाभ होगा। उसके बाद है मस्तिष्क से संबंधित सभी व्याधियों को मिटाने के लिए। जितने भी हमारे ब्रेन में स्ट्रेस, एंजाइटी है उन सबको हटाने के लिए। इसके बाद है पार्किंसन सभी समझते हैं। ओल्ड एज में क्या होता है कि हमें याद नहीं रहता है। पैरालिसिस सभी को पता है कि जिस पार्ट में बॉडी के पैरालिसिस का अटैक होता है तो ब्रेन का उस पार्ट से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। क्योंकि स्पाइन ब्रेन को मैसेज देती है तभी, और ब्रेन का जो डिसीजन होता है वो स्पाइन के थ्रू हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो यदि स्पाइन ब्रेन को मैसेज ही ना दे पाए तो ब्रेन को डिसीजन नहीं देगा। तो इसका अर्थ हुआ कि जिस पार्ट में स्पाइन्स और ब्रेन की जो हमारी नर्व्स हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाए उसे बोलते हैं पैरालिसिस। ठीक है, तो पैरालिसिस का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, पैरालिसिस का संबंध किससे है? हमारे ब्रेन से। जहां पर कनेक्शन नहीं होगा वहां मैसेज नहीं पहुंचेगा। तभी आप देखते हैं सपोज किसी का एक हाथ पैरालाइज हो गया हो तो फिर दूसरे हाथ से वो काम कर लेगा, पर लेफ्ट हैंड में पैरालाइज्ड है तो वो उस हाथ से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर ब्रेन के सेंसेशन ही नहीं है। फिर इसके बाद है लूलापन। ठीक है, ये भी हमारे जो कुपोषण से शिकार बच्चे हैं बहुत सारे, ठीक है, या कोई एक्सीडेंटल केसेस हो गए, तो ये सब क्या है? इन सब में भी हमारा जो ब्रेन का कनेक्शन है वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं। तो इन सबको यदि ठीक करना हो तो हम प्राणायाम का अभ्यास करें। इसके बाद लास्ट में भगवान से नाता जोड़ने के लिए तो योग का अर्थ ही है मोक्ष और मुक्ति पाना। इस वजह से अब लेकिन एक जो आवश्यक बात है वो आपको समझनी है, अपने लिए और कॉमन पब्लिक में कभी भी भस्त्रिका का अभ्यास नहीं करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास नहीं करवाएंगे, ना खुद करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम को और ना कॉमन पब्लिक में कराएंगे। ठीक है, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम जब किसी के अंडर में आपने बहुत अच्छे ढंग से सीखा हो तो इसका उपयोग करें, वरना इसके नुकसान बहुत सारे हैं। तो मैम यही पूछना था मैम, मुझे भस्त्रिका प्राणायाम बहुत कठिन हो जाता है। अब जैसे एक पैरालिसिस के पेशेंट हैं, उनको किसी ने बोला कि आप भस्त्रिका प्राणायाम करो, लेकिन वो मेरे से बात हुई तो मैंने उनको मना किया क्योंकि माइंड में एक नस में क्लॉट जमा हो जाता है, वो कहीं भी अटैक कर सकता है। तो इसलिए मेरे को भी ये थोड़ा सा था कि मैं आपसे कंफर्म करूँ क्या वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैम नहीं करना चाहिए ना? कॉमन पब्लिक में कॉमन पर्सन को या खुद आप इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये यदि आप प्रॉपर गाइडेंस में आपने नहीं सीखा है और जब कोई पेशेंट हो, जब इसके साथ पेशेंट लग जाए तब तो भस्त्रिका प्राणायाम को टच भी नहीं करेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति कर रहा है और किसी के गाइडेंस में उसने सीखा है तब तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज इसका अभ्यास ना करें। क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ है, जरूरी नहीं कि हम अपना पैर कांटों पर ही रखें जाकर। ठीक है, तो जब बहुत सारी चीजें हैं तो उनका चुनाव करें जो सहज में हमें लाभ दे। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कपालभाति, इसको सब कट लगा दें।
कपालभाति प्राणायाम नहीं, कपालभाति क्रिया है, ठीक है। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, इसको कट लगा दो, ठीक है। ये थोड़ा सा गलती हो गई है ना बाबा रामदेव जी, लेकिन अब उन्होंने चेंज कर दिया है। उन्होंने इसको स्टार्टिंग में प्राणायाम बोल दिया था, जबकि ये प्राणायाम नहीं। जो हमारे सट क्रियाएं होती, सटकर्म होते हैं, धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। तो कपालभाति किसका पार्ट है? क्रिया का पार्ट है, प्राणायाम में कनेक्ट नहीं होता है। तो कभी, क्योंकि अब आप पढ़ रहे हैं तो इन चीजों में हमें सुधार कर लेना चाहिए कि कपालभाति क्या है, प्राणायाम। इसी अपने सिलेबस पे ही कट लगा दीजिए और वहां पर लिखिए प्राणायाम की जगह क्रिया। चलिए आप पढ़ेंगे। अब दूसरा, चलिए पढ़ते हैं फिर बताते हैं। कपालभाति पढ़ेंगे के बारे में अंतिम। कपालभाति क्रिया। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठें और सांस को बाहर फेंकते समय पेट को अंदर की तरफ धक्का देना है। इसमें सिर्फ सांस को छोड़ते रहना है। 2 सांसों के बीच अपने आप सांस अंदर चली जाएगी। जानबूझकर सांस को अंदर नहीं लेना है। कपाल कहते हैं मस्तिष्क के अग्रभाग को, भाति कहते हैं ज्योति को, कांति को, तेज को। कपालभाति क्रिया लगातार करने से चेहरे का लावण्य बढ़ता है। कपालभाति क्रिया धरती की संजीवनी कहलाता है। कपालभाति क्रिया करते समय मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इससे मूलाधार चक्र जागृत होकर कुंडलिनी शक्ति को जागृत होने में मदद होती है। कपालभाति क्रिया करते समय ऐसा सोचना है कि हमारे शरीर के सारे नकारात्मक तत्व शरीर से बाहर जा रहे हैं। खाना मिले ना मिले मगर रोज कम से कम 5 मिनट कपालभाति क्रिया करना ही है। यह दृढ़ संकल्प करना है। विशेष, कपालभाति क्रिया के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करें। ऐसा करने से कपालभाति क्रिया के लाभ और बढ़ जाते हैं। लाभ, बालों की सारी समस्याओं का समाधान होता है। चेहरे की झुर्रियों, आंख के नीचे के डार्क सर्कल्स मिट जाएंगे। थायराइड की समस्या मिट जाती है। सभी प्रकार की चर्म समस्या मिट जाती है। आंख की सभी प्रकार की समस्याएं मिट जाती हैं। आंखों की रोशनी लौट आती है। दांतों की सभी प्रकार की समस्याएं मिट जाती हैं और दांतों की खतरनाक पायरिया जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है। कपालभाति क्रिया से शरीर की बड़ी चर्बी घटती है। यह इस क्रिया का सबसे बड़ा फायदा है। कब्ज, एसिडिटी, गैस्ट्रिक जैसी पेट की सारी समस्याएं मिट जाती हैं। यूट्रस की सभी समस्याओं का समाधान होता है। डायबिटीज संपूर्णतः ठीक हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल को घटाने में भी सहायक है। सभी प्रकार की एलर्जियां मिट जाती हैं। सबसे खतरनाक कैंसर रोग तक ठीक हो जाता है। शरीर में स्वतः हीमोग्लोबिन तैयार होता है। शरीर में स्वतः कैल्शियम तैयार होता है। किडनी स्वतः स्वच्छ होती है। डायलिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाह्य प्राणायाम। अब लिखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे जितने इसमें समाधान दिख रहे हैं उसका अर्थ ये नहीं है कि बस आप कोई भी पेशेंट हो, बस आपने उसको कपालभाति कराई और वो ठीक हो गया। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये तब के लिए है कि यदि हम स्वस्थ लोग इसका अभ्यास करते हैं तो इन समस्याओं का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होता है उतना सामने वाले पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। अदरवाइज क्या होता है, नीम हकीम खतरे जान। ठीक, एक हम लोग मुहावरा सुना है, ठीक है। तो ये क्या है कि कपालभाति के बहुत सारे लाभ हैं, पर कब? एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। एक अस्वस्थ व्यक्ति है तो उसको केवल कपालभाति करने से ये लाभ मिलेंगे, पर थोड़ा ही मिलेगा। क्योंकि जब कोई पेशेंट हो जाता है, जब कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है, तब उसे क्या ध्यान रखना होता है? सबसे पहले उसे अपना सोने और जगने का रूटीन ठीक करना होता है। उसके बाद अपनी डाइट ठीक करनी होती है। बिना डाइट ठीक किए हुए आपको योग का प्रभाव कितना पड़ेगा? 20%। क्योंकि जब तक आपका पेट सही ढंग से साफ नहीं हो रहा है, पाचन तंत्र ठीक नहीं है, तब तक जितने भी आप योग करेंगे ये सब क्या है? आपको नुकसान देंगे। तो पहले क्या करना है? हमें अपनी डाइट, आहार ठीक रखना है। उसके बाद उसी के साथ अपना सोने और जगने का पैटर्न ठीक रखना है, रूटीन ठीक करना है। अब योग का अभ्यास करेंगे तो योग आपको लाभ देगा। कुछ लोग बोलते हैं ना 10 साल से योग कर रहे हैं तब भी डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने पूरा जो नॉलेज था नहीं लिया था।
तो ये ध्यान में रखिए। दूसरा, कितनी देर कपालभाति करनी है, इसमें भी लिखा है और ये सच भी है। जिन्हें करना है इसका पहले 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट से जब आप अधिक करते, जो लोग बहुत मोटे हैं, जिनका 2-2, 300 केजी क्विंटल में वेट आ गया है, वो कितना भी करें, क्योंकि उनके जो पेट की मसल्स है वो इतना हैवी हो चुके हैं या इतना अधिक उन्होंने वेट गेन कर रखा है, तो उनके लिए चल जाएगा। सामान्य जिनों का 10-15 किलो या 10 to 15 केजी भी वेट जिन्होंने गेन किया है, उनको भी ऐसा नहीं करना, उनको भी धीरे धीरे ही अभ्यास करना है। दूसरा क्या ध्यान में रखना है कि कपालभाति से अगर मान लो किसी को सर्वाइकल, मिड बैक पेन, लोअर बैक पेन है, तो कपालभाति का अभ्यास ना करें, नहीं तो स्पाइन की प्रॉब्लम को आप कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। जिनको भी ऐसी समस्या हो, वो कपालभाति को बिल्कुल टच नहीं करें। वो केवल और केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम, वही नाड़ी शोधन प्राणायाम है जो ब्रेथ होल्ड करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, मौसम के अकॉर्डिंग शीत से शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो करने के लिए बहुत सारी चीजें बिल्कुल सहज में अवेलेबल है प्राणायाम के ही क्राइटेरिया में। तो जो यूजफुल है उन्हें करें, जो बहुत ट्रिकी दिख रहे हैं या आपको कठिन दिख रहे हैं उनका चुनाव ना करें। और जो लोग ठीक हैं और स्पाइन की उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पाचन तंत्र में कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइम पे कपालभाति का अभ्यास आप कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ते समय सभी चीजों से कनेक्ट कर लेना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। पढ़ेंगे आगे। बाह्य प्राणायाम। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठें। सांस को पूरी तरह बाहर निकालने के बाद सांस बाहर ही रोकें। रखने के बाद 3 बंद लगाने हैं। जालंधर बंद। गले को पूरा सिकोड़ कर ठोड़ी को छाती से सटा कर रखना है। उड्डयन बंद। पेट को पूरी तरह अंदर पीठ की तरफ खींचना है। और मूल बंद। हमारे मल विसर्जन करने की जगह को पूरी तरह ऊपर की ओर खींचना है। लाभ। कब्ज, एसिडिटी, गैस जैसी पेट की सभी समस्याएं मिट जाती हैं। हार्निया पूरी तरह ठीक हो जाता है। धातु और पेशाब से संबंधित सभी समस्याएं मिट जाती हैं। मन की एकाग्रता बढ़ती है। बंधत्व से छुटकारा मिलने में भी सहायक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम। 1 मिनट रुकेंगे। कितने लोगों को पता है बंद कितने प्रकार के हैं? कौन से? मैडम ये जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम इसको लगाते हैं, खासकर श्वास रोकने और अनुलोम विलोम या श्वास को रोकना कुंभक रेचक करते समय हम ये प्राणायाम करते समय जरूर लगाते हैं। जहां लिखा है जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद, इन तीनों को एक सर्कल में कनेक्ट कीजिए और उसके साथ लिखिए महाबंद। जब तीनों बंद एक साथ लगाते हैं तो चौथे बंद का नाम है महाबंद। तो तीनों बंद एक साथ कौन लगाते हैं? केवल योगी लोग जो हठ योग का अभ्यास करते हैं वही तीनों बंद एक साथ लगाते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, या तो जालंधर बंद लगाएंगे, उड्डयन बंद लगाएंगे, या तो जालंधर बंद मूल बंद लगाएंगे, या केवल उड्डयन बंद लगाएंगे। ठीक, तीनों बंद का अभ्यास हम सभी सामान्य लोग नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बंद कितने प्रकार के हैं, तो बंद आंसर क्या है? 1 वे आंसर 4 प्रकार के। ठीक, क्योंकि इसे पूरा लिखा नहीं इसलिए हमने आपको कंप्लीट किया कि क्वेश्चन में, और 4 प्रकार के हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे कि जब 3 बंद एक साथ लगाते हैं तो उसी को महाबंद, चौथा बंद कहा जाता है। चलिए आगे पढ़ेंगे। अंतिम अनुलोम विलोम प्राणायाम। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठें। शुरुआत और अंत हमेशा बाएं नथुने या नोस्ट्रल से ही करना है। नाक का दायां नथुना बंद करें व बाएं से लंबी सांस लें, फिर बाएं को बंद करें, दाएं वाले से लंबी सांस छोड़ें। अब दाएं से लंबी सांस लें और बाएं वाले से छोड़ें, यानी यह दायां बायां 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 यह क्रम रखना। यह प्रक्रिया 10 से 15 मिनट तक दोहराएं।
सांस लेते समय अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच में स्थित आज्ञा चक्र पर ध्यान एकत्रित करना चाहिए और मन ही मन में सांस लेते समय ओम ओम का जाप करते रहना चाहिए। हमारे शरीर की 72 10 या 210 सूक्ष्म आदि सूक्ष्म नाड़ी शुद्ध हो जाती हैं। बाई नाड़ी को चंद्र, ईड़ा और दाई नाड़ी को सूर्य या पिंगला या यमुना नाड़ी कहते हैं। चंद्र नाड़ी से ठंडी हवा अंदर आती है और सूर्य नाड़ी से गर्म हवा अंदर आती है। ठंडी और गर्म हवा के उपयोग से हमारे शरीर का तापमान संतुलित रहता है। इसमें हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है। लाभ, हमारे शरीर की 72 1000 या 10,210 सूक्ष्म आदि नाड़ी शुद्ध हो जाती हैं। 72,000 हाँ, 72,000 नाड़ियां शुद्ध, हाँ, शुद्ध हो जाती हैं। हार्ट की ब्लॉकेज खुल जाते हैं। हाई लो दोनों रक्तचाप ठीक हो जाते हैं। और ये है आर्थराइटिस, रूमेटाइटिस आर्थराइटिस, कार्टिलेज घिसना जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। टेढ़े लिगामेंट सीधे हो जाते हैं। वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स जैसे विजातीय पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। साइकिक पेशेंट्स को फायदा होता है। किडनी प्राकृतिक रूप से स्वच्छ होती है। डायलिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ा खतरनाक कैंसर तक ठीक हो जाता है। सभी प्रकार की एलर्जियां मिट जाती हैं। मेमोरी बढ़ाने के लिए सर्दी, खांसी, नाक, गला ठीक हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर भी ठीक हो जाता है। सभी प्रकार के चर्म समस्याएं ठीक हो जाती हैं। मस्तिष्क से संबंधित सभी व्याधियों को मिटाने के लिए लाभदायक है। पार्किंसंस, पैरालिसिस, लूलापन इत्यादि स्नायुओं से संबंधित सभी व्याधियों को मिटाने के लिए लाभदायक है। साइनस की व्याधि मिट जाती है। डायबिटीज पूरी तरह मिट जाती है और टॉन्सिल्स की व्याधि मिट जाती है। एक चीज बता दें सभी को, डायबिटीज मिटती नहीं है, रिवर्स होती है। ठीक, ये टर्म यूज करते हैं, इस पर बहुत सारे क्लेम भी हो जाते हैं कि डायबिटीज क्या होती है, ठीक नहीं होती, रिवर्स होती। रिवर्स का मतलब कि जो इंसुलिन प्रॉपर सिक्रेट नहीं हो रहा था वो इंसुलिन प्रॉपर सिक्रेट होना स्टार्ट कर देता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये तो समझ में आ गया कि बहुत जितनी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो रही, रोग उत्पन्न हो रहे हैं, प्राणायाम के द्वारा उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन कब? जब हमारा सोने जगने का पैटर्न ठीक होगा और डाइट ठीक होगा, तब हमें ये लाभ मिलेगा। अदरवाइज 20% लाभ मिलेगा, 100% लाभ नहीं मिलेगा। आगे पढ़ेंगे। भ्रामरी प्राणायाम। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठें। दोनों अंगूठों से कान को पूरी तरह बंद करके 2 उंगलियों को माथे पर रखकर 6 उंगलियों को दोनों आंखों पर रख दें और लंबी सांस लेते हुए कंठ से भंवरे जैसी आवाज निकालना है। लाभ, साइकिक पेशेंट्स को फायदा होता है। माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन और मस्तिष्क से संबंधित सभी व्याधियों को मिटाने के लिए, मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए, मन और मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ाने के लिए। उद्भिद प्राणायाम। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठे और लंबी सांस लेके मुंह से ओम का जाप करना है। लाभ, पॉजिटिव एनर्जी तैयार करता है। साइटिका पेशेंट्स को फायदा होता है। माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन और मस्तिष्क से संबंधित सभी व्याधियों को लाभ मिलता है। मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है। ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए, मन और मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ाने के लिए। प्रणव प्राणायाम। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठे और मन ही मन में एकदम शांत बैठकर लंबी सांस लेते हुए ओम का जाप करना है। लाभ, पॉजिटिव एनर्जी, वही लाभ है जो ऊपर चल रहा है। हाँ जी। अग्निसार क्रिया। हाँ, अब इसको 1 मिनट रुकेंगे। जो प्राणायाम है, कितने लोग यहाँ प्राणायाम करते हैं?
अच्छा, पहले वो लोग बताएं जो दूसरों को करवाते खुद नहीं करते, वो हाथ ऊपर। कई बार होता है ना, हम योग सिखाते तो बस दूसरों को डायरेक्ट सिखाने चले जाते, क्योंकि सिखाने में जो आनंद आता है वो सीखने में नहीं आता। ठीक है, जो ऑर्डर चलाने में आता है वो ऑर्डर खुद को देने में नहीं आता है। तो जितने लोग ये इसलिए बोल रहे हैं कि इस बात का सब ध्यान रखें, जो भी आप काम करें, कार्य का चुनाव करें, पहले उसका प्रभाव खुद में देखें। ठीक, जब आप लगातार योग अभ्यास कर रहे होंगे तब आप किसी से कुछ कहें और ना कहें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज सामने वाला चेक कर लेगा, आपके पूरे व्यक्तित्व को, बाहर भी और अंदर। योग के संदर्भ में कम से कम झूठ ना करें। ठीक, तो प्राणायाम जिनको जिनको लगता हो कि योग की फील्ड में हमें काम करना है, वो सभी नियमित 20 मिनट्स चेन सिस्टम में प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। चेन सिस्टम का मीन्स होता है एक प्राणायाम का 20 मिनट अभ्यास करें। तो इसमें केवल चुनाव किया जाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक, क्योंकि जब नाड़ी शोधन प्राणायाम 20 मिनट चेन सिस्टम में हम 3 मंथ्स कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो व्यक्तित्व है वो चेंज होगा। तो कम से कम कोई ये मत कर, कई बार अभी लोग वो के मन में क्या चलता है कि जितने प्राणायाम है उतने सभी करेंगे। ठीक, एक ही करें। मैं सिर्फ एक करती हूँ, सिर्फ अनुलोम विलोम, बस एक ही प्राणायाम बस। उसके बाद उसको कवर करने के लिए लास्ट में भ्रामरी प्राणायाम किया जा सकता है। ठीक है, मतलब 3 चीजें होती हैं। स्टार्ट करते हैं ओम चैंटिंग से, फिर प्राणायाम किया हमने 20 मिनट्स का जो पैकेज लिया, उसके बाद 5 से 10 बार हमने भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया। इतना यदि आप डेली करेंगे तो आपको अपने आप में जिस दिन करेंगे उस दिन से ही एक चेंजेस अपने शरीर में, चेंजमेंट आपकी बॉडी में दिखाई देगा। तो चुनाव वो करें जिनका आप अभ्यास करें। और कई बार अगर सभी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो हमने आपसे बोला था कि आपकी पर्सनालिटी के अनुसार सभी सुटेबल नहीं होते। तो ये क्या है, ओम चैंटिंग, नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, ये सभी कर सकते हैं। और इनसे जो लाभ मिलता है वो किसी प्राणायाम से नहीं मिलता है। बाकी जो करें, अगर कुछ एक्स्ट्रा सीख रहे हैं तो वो किसी के गाइडेंस में करें, अदरवाइज ना करें। और फिर इसके बाद हम लोग देख रहे थे प्रणव प्राणायाम। प्रणव प्राणायाम क्या है, ओम चैंटिंग है, जिसको हम डीप ब्रीदिंग करते हुए ओम का उच्चारण करते हैं, वो प्रणव प्राणायाम। आगे देखेंगे हम लोग अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठे। यह क्रिया में कपालभाति क्रिया जैसा नहीं है। एक बार सांस बाहर नहीं करनी है। सांस को पूरी तरह बाहर निकालने के बाद बाहर ही रोककर पेट को आगे पीछे करना है। लाभ, कब्ज, एसिडिटी, गैस्ट्रिक जैसे पेट की सभी समस्याएं मिट जाती हैं। हार्निया पूरी तरह मिट जाता है। धातु और पेशाब से संबंधित सभी समस्याएं मिट जाती हैं। मन की एकाग्रता बढ़ती है और बंधत्व से छुटकारा मिल जाता है। अग्निसार क्रिया किसको नहीं करनी चाहिए? किन किन लोगों को नहीं करनी चाहिए? एक मिनट अनिता मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। सब लोग समझ कर बताएंगे अग्निसार क्रिया किसको नहीं करनी चाहिए। तो हम क्लास ले रहे थे, जिसको एसिडिटी नहीं रहता, एसिडिटी रहता वो उनको। वेरी गुड, जिनको एसिडिटी रहती है उन्हें नहीं करना है। और किसे नहीं करना है? जिसको ज्यादा सर दर्द रहता, हाइपरटेंशन रहता हो। वेरी गुड, ठीक है, हाइपरटेंशन या हाई बीपी हो उन्हें नहीं करना है। थर्ड, किसी की हाल ही में सर्जरी हुई हो उन्हें नहीं करना है। पेट में अल्सर हो, पाचन तंत्र में, बड़ी आंत में, उन्हें नहीं करना है। ठीक है, तो इन सब बातों को क्योंकि करने के साथ साथ ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा किसको नहीं करना है। ये तो नहीं है कि मेडिकल स्टोर में गए सभी दवाएं हमारे लिए है। वो तो जिसके जैसा जिसको रोग है उसके अनुसार वहां से मेडिसिन चूज कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान कि अग्निसार किसको करना है और किसको नहीं। बहुत गर्मी है तो अग्निसार नहीं करेंगे, बहुत मुंह सूख रहा है किसी का, अग्निसार नहीं करेंगे।
बस इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे कि किन्हें करना है और किन्हें नहीं करना है। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो 1 मिनट आपके पास है, आप पूछ लीजिए, फिर हम आगे लेंगे नेक्स्ट। किसी का कोई क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे, बड़ा होगा तो फिर नेक्स्ट डे जवाब देंगे। नहीं है किसी का क्वेश्चन तो इसका मतलब सबको सब समझ में आ गया। बस सब समझ में आ गया तो एक छोटा सा काम करेंगे कि जो हमने अभी सिलेबस पढ़ा है उसमें से जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करेंगे, उनके बारे में लिखेंगे। आसन है, प्राणायाम है, अष्टांग योग है कि ये क्या है, कितने हैं, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ये छोटे छोटे से 4 से 5 पॉइंट एक एक जो हमारी हेडिंग्स है उनके बारे में लिखेंगे। तो ये क्या होगा कि पढ़ने के साथ ही आपका प्रिपरेशन हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। शांति 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 सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। नेक्स्ट मिलेंगे। प्रणाम मैम।